शुरुआत तो बस यूँ ही हो गई। हमें ख़्याल आया कि चलिए थोड़ी खेती करी जाए, तो खेती से पहले उस खाली जगह में कुछ रखने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो हमने सोचा एक छोटा-सा कमरा बना लिया जाए, और फिर कमरा भी बनाया जाए तो हमारे को ख़्याल आया कि चलो मिट्टी का घर बना लिया जाए। अब मिट्टी का घर बनाने तो निकल गए, लेकिन हमें कुछ भी इसका कोई ज्ञान तो था नहीं। बस हमने काम की शुरुआत करवा दी। आस-पास के गाँव से कुछ लोग इकट्ठा किए और उन लोग से बातें करी क्या इस तरीके से घर बनाया जा सकता है। उन्होंने बोला ट्राई करके देख ही सकते हैं। हमने कुछ 6-7 लोगों से बातें करी, वो रोज़ आके हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, और फिर इस तरीके से हमारा घर बनाने का सिलसिला चालू हुआ था। तो हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ गूगल करी, रिसर्च किया और पढ़ाई करी। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, बट ज़्यादातर या तो अनआंसर्ड थे या फिर हम किसी से संपर्क ही नहीं कर पाए। फिर फाइनली ये हुआ कि चलो बना के देखा जाए। आखिरकार और भी लोग थे जो हमारी मदद करने को तैयार थे, और सब पढ़ने वढ़ने के बाद हमें थोड़ा समझ में आया कि उसमें कुछ करना नहीं होता है। मिट्टी लीजिए, उसकी मुट्ठी बनाइए, और थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, और फिर उसको नीचे गिरा के देख लीजिए। अगर वो टूट जाता है तो 1-2 और ट्राई करिए। अगर वो बिखरता ही रहता है हर बार तो वो मिट्टी सही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मिट्टियों से घर बन ही जाते हैं। और आपको कुछ करना नहीं है। इस अर्थ बैग वाले में बोरी लीजिए, मिट्टी डालिए, थोड़ा फिक्स करिए, उसको मारिए, ब्रिक जैसा शेप दीजिए, और फिर वो हो गया तैयार। जिस दिन हमने ये काम की शुरुआत करी उस दिन राम मंदिर का जीर्णोद्धार भी था। कोइंसिडेंस ये हुआ कि दोनों ही, हमारा भी घर उसी दिन शुरुआत हुआ। तो सबसे पहले जो मिस्त्री थे उन्होंने हमें बताया कि ये एक फ्लोरिंग करनी होगी जिससे वो बेस बन सके, ताकि वो ज़मीन वापस धंसे मत। ऐसे करने के बाद फिर एक बोरी की पूरी लेयर रखी गई, और फिर उसे आप जिस तरह देख सकते हैं, ये एक धम्मस कहते हैं हमारे इधर से, उससे उसे मार के फ्लैट किया गया तो बोरी उससे स्टिफ हो जाती है, उससे एक शेप आ जाता है ब्रिक का, और एक समतल दिखने लगता है ऊपर का लेयर। और फिर जैसे जैसे बोरी का 1-2 लेयर ऊपर आने लगा, और जब अब वो ज़मीन से ऊपर रहना था, तब हमने हर बोरी के एक लेयर के बाद, या अर्थ बैग के लेयर के बाद, हमने उसमें बार्ब्ड वायर या कांटा तार से एक 2 परत की लाइन बना देते थे। और ऐसा हमने पढ़ा था कि ये एक वेलक्रो इफ़ेक्ट की तरह होता है, ये बोरियों को फिसलने नहीं देता है जब हम उसे बना रहे हैं। और हर दूसरे सतह के बाद हम उसको एक लकड़ी के खूंटे से ठोक देते थे। तो ऐसा हर एक बोरी छोड़ के ठोका करते थे। उसके बाद जब एक लेयर ऊपर आया तो फिर इस तरह फिर बोरियों को ऊपर चढ़ाते गए। जब 2 से 3 परत हो गई तो हमने फिर दरवाजे को गाड़ा वहाँ पर, और फिर गाड़ने के बाद फिर से वही बोरियों को चढ़ाने का सिलसिला चालू हुआ। समय समय पर हम मिट्टी को घर के करीब ला देते थे ताकि लोगों को भरने में आसानी हो और चलना कम पड़े, ताकि जिस तरफ की बोरी है उसी तरफ का मिट्टी यूज़ इस्तेमाल हो, और इस तरह काम बढ़ता रहा। फिर एक रात ये हुआ कि इतनी बारिश हुई कि 3 दिन तक लगातार बारिश हुई हमारी तरफ। जिस रात पहली बारिश हुई उस रात हम लोग ढकना भूल गए थे उस दीवार को पॉलीथीन से, और फिर वो दीवार ढह गई। और बाद में पता चला कि कोई मिट्टी हल्की सी सरक गई बोरी, और क्योंकि इतना भारी होता जाता है कि एक तरफ की दीवार धीरे धीरे गिर गई। फिर भी ठीक है, हमें एक सबक मिल गया कि अब कभी भी बोरियों की दीवार को छोड़ के नहीं जाना है, और गूगल प्रेडिक्शंस पे पूरा भरोसा नहीं करना है। फिर एक दिन लगा उस पूरी दीवार को ठीक करने में, और फिर अगली बार से हम हमेशा उसे झिल्लियों से ढक कर ही जाते थे, फिर चाहे जो भी समय हो, बारिश हो या ना हो। और इस तरह फिर हमेशा झिल्लियों से ढकने का सिलसिला चलता रहा। हर दिन के अंत में एक चीज़ ज़रूर करी जाती थी कि उसे ढक दिया जाता था। आओ अंदर आओ।
फिर का पानी के अंतराल के बाद बीच बीच में पानी होता था और फिर काम बीच बीच में रुकता था। बट फिर एक स्ट्रेच आया जिसमें काम काफ़ी सारा एक बार में ख़त्म हो गया हमारा। और हम प्रायः काम को हमेशा 2 गुटों में बांट के रखते थे। 6-7 लोग हुआ करते थे, 3-3 का ग्रुप रहता था, एक मिट्टी देते थे। और फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, बोरियों को भरने का सिलसिला थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अब मिट्टी को उठा के देना होता था और फिर ठोको क्या नहीं। और फिर धीरे धीरे हमें एक जगह पे लगा कि हमारी दीवार थोड़ी बल्ज कर रही है। तो इसका मेन कारण ये था कि एक बोरी 60 से 70 किलो की मिट्टी रखती थी, और जैसे जैसे ऊंचाई हुई और बोरियां बढ़ने लगी, वो थोड़ा सा भार होने लगा और फिर वो थोड़ा सा झुकने लगा। तो हमने जहाँ जहाँ पर झुकता था हम वहाँ पर वॉल सपोर्ट दे दिए, और फिर फाइनली एक पिलर मंगा कर हम पिलर को फिक्स करा दिए, ताकि वो बिल्कुल भी झुके मत जब तक वो काम चल रहा है, या जब तक मिट्टी क्योर हो रही है या मिट्टी पक नहीं जाती वहाँ पर रखे रखे एक शेप नहीं ले लेती, तब तक वो वॉल सपोर्ट रखा जाएगा। बट हमने कभी भी भविष्य में भी उसे हटाया नहीं, वो हमें एक प्रकार से अच्छा ही दिखता है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2 पिलर्स का सपोर्ट करके एक ट्रायंगल बना के उस वॉल को सपोर्ट दिया गया। यही कुछ ऐसे डिलेज आए जिस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन एक अच्छी लर्निंग थी ये। और उसका मेन कारण ये पता चला कि हमने दीवार को कुछ ज़्यादा ही लंबा ले लिया, हमें बीच में एक ब्रेक देना था। जो इस तरह से फाइनली दीवार का लास्ट लेयर कंप्लीट हुआ। और फिर जो एकदम एक्सट्रीम था, जो कि खिड़की के ऊपर वाली जो सतह थी, जिस तरह आप देख सकते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से लकड़ी का पट्टा डालकर ऊपर में बोरियां रखी गई। और आप देख सकते हैं खीले को किस तरीके से ठोका जा रहा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जो कि अगेन एक वेलक्रो इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसमें बोरियां फिसलेंगी नहीं उस लकड़ी के गत्ते के ऊपर से। तो ये था हमारा फाइनल दीवार जो कि खड़ा हो गया है, और ये वॉल सपोर्ट है जो कि अभी के लिए डाल दिया गया है वहाँ पर। और अब काम काफ़ी दिनों के लिए रुक गया, क्योंकि इसके बाद हमें छत बनाने के लिए कोई भी नहीं मिला। और फिर खोज जारी रही, और फाइनली छत का काम शुरू हुआ। हमने एक बढ़ई को खोजा, फिर बढ़ई ने कहा कि हमें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए। तो जो हमने 3 दिन तक लगातार बारिश जो हुई थी, जो बताया था, उसमें एक पास के खेत का पेड़ गिर गया था। तो ये जो पेड़ हम उठा रहे हैं वो वाकई उतने ही लंबाई का गिरा जितना हमें ज़रूरत था, क्योंकि हमें थोड़ा चौड़ा लकड़ी मिल नहीं रहा था। और फिर फाइनली ये मिला, खुशकिस्मती से मिल गया फाइनली। और फिर हम लोगों ने इस लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट कराया। इसे हमारे लोकल भाषा में म्यार कहते हैं, यानी कि ये बेस रहता है पूरे रूफ़ के स्ट्रक्चर के लिए। इसके ऊपर ही पूरा रूफ़ खड़ा होता है, और ये हमें थोड़ा मजबूत चाहिए था, इसलिए काफ़ी समय लग गया उसे खोजने में। उसके बाद काम का सिलसिला चालू हुआ। उन्होंने पेड़ के इस तने को ऐसे छिल के प्रोसेस किया, और फिर उसको नाप वाप से काटा, फिर इसे ऊपर चढ़ाया गया। ये है हमारे 2 मेन लेयर या मेन बेस, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तो हमें इतनी ही चौड़ी लकड़ी चाहिए थी, करीबन 16 से 17 फीट लंबी, जो कि हमें मिल नहीं रहा था। प्रायतर घरों में 12 फीट की लकड़ी होती थी, बट हमें 14 फीट 16 फीट का चाहिए था। और इन सब के बाद ये सब लकड़ियाँ हमने खरीद के लाए। ये सब नीलगिरी के मतलब लकड़ियाँ हैं जो कि पतली हैं, और ये सेकंड सपोर्ट लेयर बनाने में काम आते हैं, जिसके ऊपर फिर बांसों को रखा जाएगा। यह जो छत हम बनाए हैं उसे इंग्लिश में हिप रूफ कहते हैं, और लोकल भाषा में तो हमें भी नहीं पता इसे क्या कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार के छत को खदर छानी कहते हैं, ये हमें पता है। खदर छानी का मतलब वो कोई पक्का छानी नहीं होता है, जैसे कि कोई ब्रिक
या अर्दन ब्रिक्स जो रहते हैं वो सब खपरे उपरे से नहीं बनेगा। इसके ऊपर घास फूस ही डाल के और उसके ऊपर एक झिल्ली लगा के फाइनली छत को तैयार किया जाएगा, जो कि काफ़ी कम खर्च में तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो बेस जो बनाया जा रहा है बांस और नीलगिरी के पेड़ की लकड़ियों का, ये फिक्स है। इसके ऊपर आप खपरा भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप घास फूस भी डाल सकते हैं। इस छत के ऊपर ये जो बांस लगे हैं उसके ऊपर बांस को टुकड़े करके, यानी कि पतला छिल के, उसे लोकल भाषा में कमचिल कहते हैं। वो कमचिल डालने के लिए पहले कमचिल मतलब बांस को फाड़ कर उन्हें पानी में थोड़ा भिगो दिया गया, ताकि जब उनमें खिल ठोकी जाए तो फटे मत। और इस तरह से फिर धीरे धीरे पूरा कमचिल का एक पूरा लेयर पूरे बांस के ऊपर बिछा दिया जाता है। और ये अब फाइनल एक हिप रूफ कहलाएगा। क्योंकि बारिश का समय अभी भी था, हमने टेम्परेली छत के ऊपर एक बड़ा सा पॉलीथिन ला के उससे पूरा कवर कर दिया, ताकि दीवार और घर अभी ख़राब ना हो। जब ये घर का ये छत बन गया तो हमें और थोड़ा ख्याल आया कि क्योंकि इस घर की दीवार को पानी से बचाना होता है, तो हमने सोचा इसके सामने में एक पर्ची भी बना दिया जाए। तो अब पर्ची बनाने की प्रोसेस चालू हो गई। तो एक एक्सटेंडेड एरिया है जो कि बांस से अगेन फैला दिया, आगे बढ़ा दिया जाएगा। और यह एक चीज़ में हेल्प करेगा, वो ये कि पानी कभी भी हमारे घर की दीवार पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। और ये तो हमने पहले सिर्फ फ्रंट पे बनाया, और जब बन रहा था तो फिर हमें लगा कि नहीं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया जाए। तो हमने फिर इसको घर के तीनों तरफ पे बढ़ा दिया और एक तरफ को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत समझ नहीं आ रहा था। और इस घर की छत बनने के बाद सिलसिला चालू हुआ सेप्टिक टैंक का, और इसके लिए हमने प्री फैब्रिकेटेड ये ऑर्डर करा दिया था। वो 2 टंकियाँ बनी बनाए लाते हैं, उस पर पाइपलाइन फिट करते हैं और फिर सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ काम प्लास्टरिंग का। तो हमने प्लास्टरिंग 2 तरीके से करी। पहला, एक अंदर की घर की दीवारों को हमने मिट्टी से ही करा, और हमारा मेन मकसद ही था कि जितने पैसे हो सके बच जाए। तो हमने मिट्टी से उनको प्लास्टर कर दिया अंदर को। लेकिन जो वॉशरूम का जो एरिया था
उसको हमने सीमेंट से ही प्लास्टर किया। और एक चीज़ तो समझ गई कि सही किया जो हमने मिट्टी से ही पूरी दीवारों को किया, क्योंकि इनके बीच में गैप इतना ज़्यादा था कि सीमेंट से प्लास्टर करने पे बहुत ज़्यादा सीमेंट और रेती का इस्तेमाल हुआ। और ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है एक बोरी को आधा काटा। तो आप देख सकते हैं कुल 2 से 3 महीने में ही वो मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त हो गई है कि वो एक ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो सिर्फ मिट्टी है, वो क्योर हो गया है। और ये एक प्रकार से प्रूफ है कि किस तरह से अर्थ बैग एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता है। इस तरह वो भैया लोगों ने वहाँ पे बाथरूम को पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया। और फिर हमें लगने लगा कि काम इतना ज़्यादा है, हमने आसपास के कुछ दीदी लोग को मदद के लिए बुला लिया। उन लोगों ने हाथों से ही पूरे घर को पूरा प्लास्टर कर दिया और इतना सुंदर किया कि हमें तो वही रंग ही ज़्यादा पसंद आने लगा। और फिर धीरे धीरे घर को पूरे दोनों तरफ की दीवार को हाथों से ही मिट्टी से प्लास्टर कर दिया गया। ये प्लेन प्लास्टर है, इसमें थोड़ा थोड़ा गोबर और गौमूत्र बस ऐसे मिला दिया, हमने कहीं पढ़ा था तो, लेकिन कुछ अलग नहीं। इसमें मिट्टी, थोड़ा भूसा, जो कि धान का जो कटने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उसे पैरोसी भी कहते हैं इधर लोकल भाषा में, उसे मिला दिया जाता था। सिर्फ मिट्टी नहीं है, पैरोसी हर बार मिला है और उसमें थोड़ा सा गोबर और थोड़ा सा गौमूत्र मिला दिया गया है। इसके बाद समस्या आई बिजली की, क्योंकि हमारे खेत में डायरेक्ट बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। तो हमें करीबन 1 किलोमीटर दूर से वायर खींचकर टेम्परेरी कनेक्शन लिया और फिर हमने इस तरह से बिजली के खंभे अपने खुद के टेम्परेरी खड़े किए और वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। अगेन कुछ भैया लोगों की मदद से उसे हमने खड़ा करवा लिया। और बिजली के लिए इसलिए भी एक आवश्यकता थी कि हमें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो हमारे दरवाजे फिट कर सके। सभी को कुछ ना कुछ बिजली के उपकरणों की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमें बिजली की और आवश्यकता थी। और खेती के पर्पज़ के लिए भी, बोर लगाने के लिए भी बिजली की ज़रूरत थी। तो ये फाइनली फिर वो बड़े भी आए और उन्होंने खिड़की और दरवाजे फिट कर दिए हमारे घर पे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम था छत को कंप्लीट करना। तो हमने खदर छानी का, क्योंकि ऐसे डिसीजन था कि एक इनिशियल खदर छानी बना के देख लिया जाए, क्योंकि बारिश भी बहुत करीब थी और शायद 4-5 दिन ही बचे होंगे हमने जब ये छत बनाया होगा पहली बारिश के। तो हमने किसी तरह एक पैरा इकट्ठा करवाया, पैरा ही नहीं मिला हमें तो शुरुआत में। फिर हमने ये सिंपल से साड़ियाँ बिछा के ऊपर में लेयर बना दिया ताकि बांस और पैरे के बीच में एक गैप हो जाए। और फिर ये पैरे को ऊपर से ढक दिए, पूरा ऐसे बिछा दिए। अब इस प्रोसेस को सही तरीके से करने के भी अलग तरीके हैं। तो हमने अभी के लिए तो ऐसा किया कि पैरा रखा, उसके ऊपर झिल्ली रखी, जो तारपोलिन है वो बिछाया और फिर उसके ऊपर फिर से पैरा डाल दिया और फिर उसको रस्सियों से ऐसे बांध दिया। हमने घर बनाने में किसी भी चीज़ की हड़बड़ी नहीं करी, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या एक्सपेक्ट नहीं करें। तो जब हमने थोड़ी दिन प्लास्टर करके उस घर को छोड़ा था, तो धीरे धीरे, क्योंकि अब छत ऊपर लग गई है और अंदर अंधेरा हो गया, तो धीरे धीरे वहाँ पर चूहों ने घर बना लिया। अब चूहों ने घर बनाया तो एक सबसे बड़ा डर ये हो गया, क्योंकि वो मिट्टी का घर है और
चूहे सिर्फ आर पार नहीं करेंगे, चूहे तो ऊपर भी चले जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती थी, और जहाँ जहाँ पर उनको कोना मिला वहाँ वहाँ पे तो उनने छेद कर दिए। तो हमने इसको कुछ लोगों से डिस्कस किया, तो उनने कहा कि एक सजेशन था और जो हमें सही भी लगा कि अपने पूरे घर के बाउंड्री में एक पत्थर का लेयर लगा देते हैं दोनों तरफ। तो उससे ये होगा कि 1 फीट 1.5 फीट नीचे तक वो पत्थर रहेगा और 1-1.5 फीट ऊपर तक वो पत्थर रहेगा दोनों तरफ, तो उसको चूहा कभी भी आर पार नहीं कर पाएगा। अब जब हमने दीवारों को कवर कराया आजू बाजू से, तो फिर हमने सोचा इसी बहाने प्लास्टरिंग भी करा दी जाए, घर की फ्लोरिंग करा दी जाए। तो हमने क्या किया, क्योंकि पानी तो आना ही है और मिट्टी का अगर फ्लोर रहेगा तो फिर कीचड़ भी ज़्यादा होगा और फिर हम कुछ भी चीज़ या चल फिर नहीं सकेंगे वहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमने 2 तरफ के हिस्सों को सीमेंट से पूरा फ्लोरिंग कराया और सामने वाले हिस्से को मिट्टी ही रहने दिया, जस्ट फॉर शो पर्पस, और ऐसा कुछ अलग रीज़न नहीं था। तो पीछे के 2 तरफ हमारे पूरे सीमेंटेड है और सामने वाला पोर्शन मिट्टी का ही है। इसके बाद हमने थोड़ा सा किचन एरिया भी बनवा दिया, 2 ठो पार्टी लगवा दी। और इसके साथ में सामने में बैठने के लिए पाटे और बनवा दिए। जब किचन बनाए थे तो हमने थोड़ा सा अलमारी का भी एरिया ऐसी 2 पार्टों का और बनवा दिया कि सामान वामान रखते बने। इसके बाद जब सारे ये सब कंस्ट्रक्शन हो गए, फ्लोरिंग हो गई, तो हमने फाइनल एक चिकना प्लास्टर अगेन मिट्टी का ही किया, वही पेरोसी मिट्टी, गोबर और गौमूत्र मिला के पूरे घर को चारों तरफ से प्लास्टर करवा दिया। तो वो और चिकना भी हो गया और अच्छा दिखने लगा। इन सब के बाद हमने फाइनल फ्लोरिंग भी कर दी घर के अंदर की, जो कि अगेन मिट्टी से ही हुई है, और वो हाथों से ही इतना चिकना हो जा रहा था कि फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ये 2 दीदी लोग ही सब काम करना जानते थे। ज़्यादातर हमें पता चला कि हमारे इधर के घरों को ज़्यादातर महिलाएं ही पूरा बना डालती हैं, फिर चाहे वो फ्लोरिंग हो या दीवार की प्लास्टरिंग हो, उन्हें सब पता है, उन्हें सब करना आता था। और फिर ये बहुत सुंदर सा हमें लगने लगा घर। इसके बाद क्योंकि समय ही वैसा था, हमने हर चीज़ टेम्परेरी ही कर दी, जैसा जो ज़रूरत पड़ा जब हमने वैसा किया। खूब बारिश आई तो कुछ पैरे हिल गए, हट गए। और फिर क्योंकि वो जगह भी खुली है तो सांपों का भी आमंत्रण होने लगा, घर भी उनको मिलता था। और हमारे बाजू में इतना बड़ा गड्ढा था जो हम एक पॉन्ड बनाने के लिए रखे थे, ऐसी सुंदरता के लिए,
लेकिन फिर हमने उसको भी क्लोज़ करा दिया क्योंकि सांप उसमें अपना घर बनाने लग गए थे। तो इस तरह समय बीतता गया, चीज़ें बदलती गईं घर के आसपास। जब भी बरसात आती है हम एक तारपोलिन का कवर छत पे डलवा देते हैं, जिससे वो बचत रहती है, घर के अंदर पानी नहीं आता है। और इस तरह अब तक का हमारा घर आगे बढ़ा है। ये थी हमारे घर की अब तक की कहानी।